जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। साथियों, जीव विज्ञान की क्लास 2 होने वाली है। कल की क्लास 1 में मैंने आपको जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और कोशिका के बारे में पढ़ाया था। आज की क्लास में ऊतक के बारे में पढ़ाऊंगी। आज आपके 2 से 3 टॉपिक हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं जीव विज्ञान को जल्दी जल्दी फिनिश कराना चाहती हूँ। यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए ये क्लासेस चल रही हैं। और एक और बात कह देना चाहती हूँ, जो बच्चे सोच रहे हैं कि अभी तो हमारे पास 6 महीने का वक्त है, तो वो गलत सोच रहे हैं। क्योंकि वैकेंसी आपके लिए है, तब तक है जब तक आप मेहनत करोगे। और वैकेंसी आपसे ज्यादा उन लोगों के लिए है जो मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये सोच के बैठे हैं एग्जाम डेट आ जाए हम तभी से पढ़ेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि 1 महीने का नतीजा आपने खुद ने देखा था। वो नतीजा क्या था, जब भी फॉर्म भरे गए थे उसके 1 महीने बाद एग्जाम करा दिया, तो फिर आपने बोला था काश हमको समय मिल जाता। अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आपको 6 महीने का वक्त मिल गया है। कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, 500 से 600 बच्चे ऐसे हैं जो मेरे चैनल पर रेगुलर हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे सोच रहे हैं कि नहीं भाई, पहले एग्जाम डेट अनाउंस हो जाए उसके बाद ही हम पढ़ेंगे। तो ऐसी गलती प्लीज आप ना करें। जो गलती आप कर चुके हैं, आने वाले समय में वो गलती आपसे ना हो। हम तो सिर्फ आपको समझा ही सकते हैं, और आगे जो समझने का काम है वो सिर्फ आपका है, ठीक है साथियों। तो फिर मैं क्लास को शुरू करती हूँ। ऊतक, ऊतक को इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं? टिश्यू। एक्चुअली में ये ऊतक होता क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कल हमने कोशिका पढ़ा, आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। कोशिका की खोज कैसे कैसे हुई, किसने की, और कोशिका में जो जीव द्रव्य पाया जाता है उसकी खोज किसने की। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, ये सब कुछ हम आसानी से पढ़ चुके थे, ठीक है। जिन्होंने भी उस क्लास को नहीं लिया, पहले उस क्लास को लेना, फिर जाके इस क्लास को लेना, क्योंकि तभी अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे आप। कोशिकाओं के समूह को, जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, उन सबसे मिलकर आपका बन जाता है ऊतक, ठीक है। संगठनात्मक स्तर पर जीव का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है वो आप देख लीजिए। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, ये क्या है, कोशिका का जो बाहरी स्तर है इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। ये कोशिका है, कोशिका का जो बाहरी स्तर है उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ठीक है। अब बात आती है पादपों में, पौधों में जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ये कल हमने पढ़ा था, आज भी पढ़ लिया हमने, ठीक है। और ये सेल्यूलोज क्या है? ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और इसकी जो यूनिट है वो क्या है? C6H12O6। इसको आप याद रखना। कार्बोहाइड्रेट की जो यूनिट है, पादपों में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, ये कार्बोहाइड्रेट है। और इसकी जो यूनिट है C6H12O6 है, ठीक है। अब बात करेंगे कि जो ये जीव है ये किस तरीके से बनता है, पता होना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ी इसके बारे में रहे हैं। ऊतक, जीव, कोशिका, ठीक है। तो अब देख लो, परमाणु से बनते हैं अणु, अणु से बनती है कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र, अंग तंत्र से जीव का निर्माण होता है। आपको ज्यादा डीपली नहीं जाना, ठीक है। आपको यूपीएससी या यूपीपीसीएस क्रैक नहीं कर रहे, आपको ऊपर ऊपर का पढ़ना है, जिससे क्या है कि आप 2 से 3 टॉपिकों को अच्छे तरीके से क्लियर कर पाए और अपना अच्छा खासा स्कोर दे पाए। जैसा कि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि दीदी आपने जो जीएस पढ़ाई है वो रियल में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई है, तो मैं बस आपको एक अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करती हूँ। अगर हम हाई लेवल की पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए हाई लेवल हमको जाना होता है। इसमें क्या है, अगर सीधे सीधे तरीके से क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा? कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप क्या बताओगे? ऊतक कहते हैं। तो हमको थोड़ा बहुत इस तरीके से पता होना चाहिए। साथियों, हमने ऊतक को पढ़ा, अब हमको यह भी पता होना चाहिए कि ऊतक हमारे कितने प्रकार के होते हैं। ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है जंतु ऊतक,
ठीक है। दूसरा होता है पादप ऊतक, इतना ही याद रखना, ठीक है। अब जंतु ऊतक में संरचना के आधार पर ऊतक आपके 4 प्रकार के होते हैं। वो 4 प्रकार हैं आपके, पहला है उपकला ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा पेशी ऊतक, चौथा तंत्रिका ऊतक। ठीक है, इनके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे क्योंकि यहां से प्रश्न पेपर में पूछ लेता है। साथियों, उपकला ऊतक पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका थोड़ा जान लेते हैं कि ये होता क्या है, बॉडी में किस तरीके से ये पाया जाता है। जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं, स्ट्रक्चर देखो, ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये सेल है, ठीक है। और इसके अंदर जो ये है ना, ये पूरा सेल है, इसके अंदर जो ये है, ये क्या है, ये है केंद्रक, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। अब यहाँ आप एक चीज देख पा रहे हैं, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, स्पेस तो नहीं है, ऐसे करके स्पेस नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं आपको इस चीज को समझाना चाहती हूँ, ठीक है। अब आप थोड़ा यहाँ पे आ जाइए, कोई भी अंतरकोशीय स्थान नहीं होता है, समझ रहे हो, कोई भी कोश वाला स्थान नहीं होता, इसके जो अंदर होता है कोई भी स्थान नहीं होता, ठीक है। अब आप किस तरीके से इसको समझेंगे, यह ऊतक देह आवरण पर मिलता है, मतलब पूरी बॉडी में आपको उपकला ऊतक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देह, बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस में ये ऊतक आपको देखने को मिल जाता है, कोई भी स्पेस इसमें नहीं होता, आप देख पा रहे हैं, इस वजह से मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया है, ठीक है। निकलने के लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं होती, सुरक्षा प्रदान करता है आपका उपकला ऊतक। भाई पूरी बॉडी पर है तो सुरक्षा तो प्रदान करेगा ही, ठीक है। उपकला ऊतक के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं ये, 2 प्रकार के होते हैं, पहला सरल उपकला ऊतक, दूसरा जटिल उपकला ऊतक, ठीक है। अब इसको देख के तो आप खुद ही समझ गए होंगे, देखो ये एक लेयर है और ये सेल है, ठीक है, समझ रहे हो, और अंदर क्या है, केंद्रक है। सिर्फ एक ही लाइन जहां देखने को मिले वहां आपका सरल उपकला ऊतक है, एक लेयर की बनी होती है आपकी सरल उपकला ऊतक। दूसरी बात करेंगे जटिल उपकला ऊतक की, यहाँ बहुत सारी लेयर आपको देखने को मिल जाएंगी, कई परत की बनी होती है जटिल उपकला ऊतक। साथियों, सरल उपकला ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका सल्की उपकला ऊतक, दूसरा घनाकार उपकला ऊतक, तीसरा खंबाकार उपकला ऊतक। देखो समझाती हूँ, सल्की जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक लेयर है और ये जो हो रहा है ना ये सल्कीपन में है, ठीक है। सल्की उपकला ऊतक ये कैसा होता है, चपटे आकार का होता है, ठीक है। इस कंडीशन से आप इसको पहचान सकते हैं, इसी वजह से स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। दूसरा है घनाकार उपकला ऊतक, आप देख रहे हो घन के आकार के हैं कि नहीं है, ठीक है, समझ गए, घनाकार उपकला ऊतक है ये। तीसरे हैं खंबाकार उपकला ऊतक, लेयर है, खंबा ऐसे ही तो होता है, तो खंबे आकार का है, ठीक है। इतना तो आप समझ चुके हैं। पेपर में प्रश्न ऐसे आ सकता है आपका कि बताइए आपका जो खंबाकार उपकला ऊतक है वो किस ऊतक के अंतर्गत आता है, तो आप बोलोगे सरल ऊतक के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ज्यादा डीपली पूछ ले तो किस ऊतक का ये पार्ट है, तो आप बोलोगे उपकला ऊतक का पार्ट है, ठीक है, समझ गए ना। अब आप सल्की उपकला ऊतक को देख लीजिए, शरीर की बाहरी परतों पर होता है, शरीर की जो बाहरी परत होती है यहाँ पर कौन सा ऊतक होता है, सल्की उपकला ऊतक होता है, ठीक है। ये चीज आप याद रखना। फेफड़ों के गुहा में, जो फेफड़े होते हैं ना उनकी गुहा में सल्की उपकला ऊतक पाया जाता है, ग्रास नली में भी सल्की उपकला ऊतक पाया जाता है,
ये मैंने एग्जाम्पल दिए हैं आपको। मुख गुहा में जो जीभ होती है उसमें भी आपका सल्की उपकला ऊतक पाया जाता है। देखो इनके बारे में सिर्फ हमको इतना ही पढ़ना है, अभी ये हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। सभी अंगों की परत पर होता है आपका सल्की उपकला ऊतक। शरीर की बाहरी परतों पर आपको बता ही दिया गया है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। अगर सल्की उपकला ऊतक सभी अंगों की बाहरी परतों पर है तो एकदम बात क्लियर है कि सुरक्षा वो देगा, ठीक है। इसका जो दूसरा नाम है वो है त्वचा ऊतक। एग्जाम्पल में क्या है, सल्की उपकला ऊतक का एग्जाम्पल तो आप दोगे त्वचा, और बाकी ये भी आपके एग्जाम्पल ही है, ठीक है। अब अपशिष्ट पदार्थों को कौन सा ऊतक निकालता है, तो ये उपकला ऊतक निकालता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है, समझ गए। साथियों दूसरे नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं संयोजी ऊतक के बारे में। संयोजी ऊतक शरीर में कितना पाया जाता है, क्या इसका महत्वपूर्ण कार्य है, ये सब कुछ आज हम पढ़ेंगे। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऊतक आपका संयोजी ऊतक है, ठीक है। इसका कार्य होता है जोड़ना। जोड़ना बोले तो कनेक्ट बॉडी पार्ट्स, मतलब जो भी शरीर के अंग होते हैं उन अंगों को एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। संयोजी ऊतक आपके दो प्रकार के होते हैं, विरल संयोजी ऊतक और सघन संयोजी ऊतक, ठीक है। विरल संयोजी ऊतक के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण होता है जिसको हम बोलते हैं अस्थि। अस्थि या इसको हम उपास्थि भी बोल सकते हैं, ठीक है, समझ गए ना। ये जो अस्थि होती है ये मुलायम हड्डी होती है। अब बात करें विरल संयोजी ऊतक की जो जगह होती है वो कहाँ कहाँ होती है शरीर में, कान के पिन्ने में और नाक की ऊपरी जगह में। जैसे ये यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ तो हड्डियां नहीं है, लेकिन ये जो ऊपरी जगह है आप इसको टच करो, इसको हम कौन सी हड्डी बोलते हैं, विरल संयोजी ऊतक वाली हड्डी इसको बोल देते हैं, ठीक है, समझ गए। और इसमें ही अस्थि, पहला तो हमने अस्थि देख लिया विरल संयोजी ऊतक में, दूसरा यहाँ की कंडीशन में रक्त आता है। रक्त, ठीक है, समझ गए ना। रक्त किस में आता है तो आप बोलोगे विरल संयोजी ऊतक में। विरल संयोजी ऊतक किस में आता है तो ये संयोजी ऊतक में आता है। अब बात करें प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है, 55% प्लाज्मा होता है और 45% रक्त में कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, ठीक है। साथियों अब बात करेंगे हम सघन संयोजी ऊतक में लिगामेंट, टेंडन की सबसे पहले बात करेंगे और इसी में हड्डी की बात करेंगे, ठीक है, समझ गए। लिगामेंट को हिंदी में बोलते हैं उपास्थि, क्या बोलते हैं, उपास्थि। टेंडन को हिंदी में बोलते हैं कंडरा, ठीक। लिगामेंट किसको किससे जोड़ता है, पेपर में पूछा जाता है प्रश्न, बताइए हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, तो आप बोलोगे लिगामेंट जोड़ता है, उपास्थि जोड़ता है, ठीक है। मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है, तो ये टेंडन जोड़ता है, कंडरा जोड़ता है, ठीक। अब ये जो हड्डी है ये आपको पता ही है मजबूत ऊतक है। अब जैसे यहाँ की जो अंदर हड्डी है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी ये जुड़ रही है यहाँ से, तो ये मजबूती से ही तो जुड़ रही है, तो इस वजह से हड्डी को मजबूत ऊतक बोला गया है। अब तीसरा हम पढ़ने वाले हैं पेशी ऊतक। पेशी ऊतक में आप देख लीजिए, मांसपेशी ऊतक पेशियों के फैलने एवं सिकुड़ने के लिए जिम्मेदार होता है। साथियों आपका पेशी ऊतक में अगला पॉइंट है, पेशी ऊतक गति प्रदान करने में सहायक होता है। पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए कौन सा ऊतक है जो गति प्रदान करने में सहायक होता है, तो आप बोलोगे पेशी ऊतक। इसमें पेशी ऊतक में मायोग्लोबिन वर्णक उपस्थित होता है जो लाल रंग का होता है, लाल रंग प्रदान करता है, ठीक है। हमारे शरीर में जो पेशी होती है उनकी संख्या कितनी है, 639 है।
हमारे शरीर में जो पेशियां हैं, मांसपेशियां हैं, उनकी संख्या कितनी है? 639 है। ठीक है, सबसे बड़ी पेशी पूछी जाए तो आप बता देना ग्लूटियस मैक्सिमस, जो कि कूल्हे में होती है। ठीक है, सबसे छोटी पेशी पूछी जाए, बहुत ज्यादा सबसे छोटी वाला क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, सबसे छोटी पेशी स्टेपिडियस, जो कि कान में होती है। पेशी के प्रकार, पेशी आपकी दो प्रकार की होती है। पहली रेखित पेशी, इसको हम कंकाल पेशी कहते हैं, या इसको हम ऐच्छिक पेशी कहते हैं। ठीक है, ऐच्छिक मतलब अपनी इच्छा के अनुसार। अब जैसे कि मैं अगर अपने हाथ को ऐसे चलाऊंगी तो ये मेरी इच्छा के अनुसार चल रहा है। ठीक है, हाथ, पैर, पैर को भी चलाएंगे तो वो भी अपनी इच्छा के अनुसार चलेगा। इसके तीन नाम है, रेखित पेशी, कंकाल पेशी, ऐच्छिक पेशी, याद आपको रखना है। ठीक है साथियों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपकी पेशियां है वो दो प्रकार की है। पेशियां आपकी दो प्रकार की कौन कौन सी है? ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी, और तीसरी भी है इसमें कार्डियक पेशी, जिसको हम हृदय की पेशी भी कहते हैं। तो आप याद रखना, पेशी आपकी तीन प्रकार की है। ठीक है, अब आप दूसरा देख लो, अनैच्छिक पेशी। ये ऐसी पेशियां हैं जैसे आंख की जो हमारी पलक होती है, अगर हम चाहें तो हम इनको बंद कर सकते हैं, मतलब झपका सकते हैं या नहीं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें ये आपकी पलक अपने आप ही झपक जाती है, तो ये आपकी इच्छा के विरुद्ध जा रही है ना, इसी वजह से इसको अनैच्छिक पेशी कहते हैं। आंख की आकृति जैसी संरचना, ठीक है, एग्जाम्पल में देख लो, जो आंत होती है, आंख की बात भी कर रही हूँ, और आंत जो बॉडी के अंदर होती है, आंत, आंत की पेशी आपकी अनैच्छिक पेशी है, और आंखों की पलकों का जो झपक जाना वो भी आपकी अनैच्छिक पेशी है। अमाशय की जो पेशी होती है, जो अमाशय होता है हमारा, उसकी पेशी भी हमारी अनैच्छिक पेशी होती है। तीसरा कार्डियक पेशी, जिसको हम हृदय की पेशी कहते हैं, ये अनैच्छिक पेशी के अंतर्गत आता है। आपने गाना तो सुना होगा, धक धक करने लगा, है ना दिल आपका धड़कने लग जाता है, दिल धड़कने दो, ऐसे करके ये जो दिल है अपने आप ही धड़कता है, मतलब इस पर हमारा जोर नहीं है। ठीक है, अब हम चौथा ऊतक पढ़ेंगे। देखो, तीन ऊतक हम पढ़ चुके हैं, चौथा ऊतक है हमारा, यह मस्तिष्क की कोशिकाओं में उपस्थित होता है। तंत्रिका ऊतक दिमाग की कोशिकाओं में उपस्थित रहता है। तंत्रिका ऊतक को ही तंत्रिका कोशिका बोला जाता है। ठीक है साथियों, अब आप पादप ऊतक के बारे में देख लीजिए। ठीक है, कोशिका के बारे में आपने पढ़ा, टिश्यू हम पढ़ ही रहे हैं। अब पौधों में ऊतक देख लेते हैं। ठीक है, तो पौधों में ऊतक दो प्रकार के होते हैं, विभज्य ऊतक, स्थायी ऊतक। ठीक है, विभज्य ऊतक, कोशिका विभाजन होता है इसमें, और स्थायी ऊतक में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। ठीक है, अब ये मैंने क्या लिखा है, कोशिका विभेदन, अगर यहां से यहां बदल जाता है ये ऊतक, तो इसको हम कोशिका विभेदन कहते हैं। मतलब विभज्य ऊतक का ट्रांसफर अगर इधर की कंडीशन में होता है तो इसको हम कोशिका विभेदन बोल देते हैं। ठीक है, विभज्य ऊतक में हम इसके प्रकारों को पढ़ लेते हैं। पहला है शीर्षस्थ विभज्य ऊतक, ये पादपों की लंबाई में मदद करता है, इसी वजह से इसको प्राथमिक विभज्य ऊतक भी बोला जाता है। साथियों, दूसरा आपका ऊतक है पादपों में पार्श्व विभज्य ऊतक, ये पौधों की चौड़ाई या मोटाई में वृद्धि करता है। ठीक है, इसको हम द्वितीय विभज्य ऊतक भी कहते हैं। ये पौधों की जड़ों में और तनों में उपस्थित रहता है। तीसरा ऊतक है आपका अंतर्वेशी विभज्य ऊतक, ये किसके पौधे में रहता है? तो ये गन्ने के पौधे में उपस्थित रहता है। अब हम पढ़ेंगे स्थायी ऊतक के बारे में। स्थायी ऊतक के बारे में, ये दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। ठीक साथियों, सरल स्थायी ऊतक,
आपके 3 प्रकार के होते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। पैरेनकाइमा आपका जीवित होता है, कोलेनकाइमा भी आपका जीवित होता है, स्क्लेरेनकाइमा आपका मृत कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, पैरेनकाइमा आपका 2 प्रकार का होता है। पहला क्लोरेनकाइमा, ये कोलेनकाइमा है, पहला ये है और दूसरा ये है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। पैरेनकाइमा आपका 2 प्रकार का होता है, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। अब आपको एक चीज बता देती हूँ, भोजन के संचयन का कार्य करता है आपका पैरेनकाइमा। ठीक है, स्टार्च के रूप में करता है। पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पैरेनकाइमा आपका 2 प्रकार का होता है। पहला देखो, क्लोरेनकाइमा, जो कि हरे रंग का होता है। आपने पेड़ों में पत्ती वगैरह देखी है, तो वो किसकी होती है? वो आपकी होती है क्लोरेनकाइमा की। दूसरा है हवा, इसको हटा दो। जो पेड़ों के अंदर हवा भरी होती है ना, पेड़ों के अंदर जो बीच में एयर होती है, हवा होती है, उसको बोलते हैं एरेनकाइमा। ठीक है, इतनी कंडीशन आपको याद रखनी है। कोलेनकाइमा ये जीवित कोशिकाओं का होता है। सेल्यूलोज प्लस प्लेक्टिन, प्लेक्टिन या प्लेटिन जैसे भी पेपर में आए आप समझ जाना है ना। सेल्यूलोज प्लस प्लेक्टिन की कोशिका भित्ति बनी होती है। और कोलेनकाइमा आपका लचीलेपन जैसा होता है, यांत्रिक सामर्थ्य देता है। तीसरा हम पढ़ेंगे स्क्लेरेनकाइमा, ये मृत कोशिकाओं का बना होता है, ये मजबूती देता है। ठीक है, एग्जाम्पल में जो नारियल होता है, नारियल के ऊपर आपने देखा होगा कितना मजबूत होता है वो, उसको हम जोर से फोड़ते हैं तभी तो जाके वो फूटता है। तो उसी कंडीशन में बताया गया है। साथियों, ये जो पॉइंट आपका लिखा हुआ है ना, जटिल स्थायी ऊतक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम जल के लिए इसका प्रयोग होता है, जल के लिए जाइलम का प्रयोग होता है। आपसे पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए पौधों में पानी पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप बोलोगे जाइलम का प्रयोग किया जाता है। एक दिशा में जाते हैं, जाइलम एक ही दिशा में जाते हैं। जैसे ये रूट है, रूट बोले तो जड़ है, तो जड़ में ही तो पानी जाएगा, तो इसी वजह से एक ही दिशा बोला है। ठीक है, एक ही दिशा में आपके जाइलम जाते हैं। फ्लोएम की बात करें, खाने मतलब फूड के लिए फ्लोएम का प्रयोग होता है। पौधों में भोजन कौन पहुंचाता है? फ्लोएम पहुंचाता है। दोनों दिशाओं में जाते हैं, मतलब कि ये ऐसे भी जाएगा और ये ऐसे भी जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, वैसे तो मैंने सोचा था कि 2 से 3 टॉपिक आपके कराई दूंगी, लेकिन आप देख ही पा रहे हैं, बोला भी नहीं जा रहा जुकाम की वजह से। लेकिन कोई नहीं, मैंने एक पूरा टॉपिक आपको फिनिश करा दिया ऊतक का। कल मैं प्रकाश संश्लेषण आपको कराऊंगी और उसके अतिरिक्त एक और टॉपिक लूंगी आप सभी के लिए। साथियों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।